लेट्स टॉक अबाउट आईएलटीएस अपडेट। गुड न्यूज़ है बच्चों के लिए जो कि आईएलटीएस की प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे हैं अभी। जैसे कि हम सबको पता है कि एक मॉड्यूल रीटेक अब अलाउ कर दिया है आईएलटीएस ऑफिशियल्स ने। अब ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से इसको रिसीव कर रहे हैं। मतलब ये है कि एक मॉड्यूल में आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको वो मॉड्यूल में मार्क्स आ जाए और आपके ओवरऑल स्कोर जो भी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की या फिर सेपरेट गवर्नमेंट एजेंसीज वो आप मीट हो जाए। इसी के लिए डीईसी लाए हैं आईएलटीएस कैप्सूल कोर्स। हालांकि ये काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत, बट मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है इसको ऑफिशियल करने के लिए और इसी के लिए आज जो ये वीडियो है हम बना रहे हैं। आईएलटीएस कैप्सूल कोर्स बेसिकली है क्या, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इट्स जस्ट कैप्सूल साइज जहाँ पे आपको किसी एक मॉड्यूल या फिर दो मॉड्यूल ज़्यादा से ज़्यादा की प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पे संभव है। तर्क इसके पीछे यह है कि अगर आपको किसी एक मॉड्यूल में ही लग रहा है कि थोड़े से आप वीक है या फिर दो मॉड्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप वीक है, तो क्यों आप आईएलटीएस कोचिंग सारी वापस करें किसी के यहाँ या फिर पूरा आप फी पे करें यहाँ पे। हालांकि ये हम सबको पता है कि जहाँ पे भी आप ज्वाइन करते हैं रीज्वाइन करते हैं मुख्य रूप से वहाँ पे आपको ज़्यादातर आपको वही मॉड्यूल पे फोकस करवाया जाता है या फिर ऐसा ही होना चाहिए जो आपका वीक है। तो आमतौर पे आपको पता चलेगा 2 महीने 3 महीने के बाद कि आपने ज़्यादातर फोकस जो आपका वीक मॉड्यूल था जो कि शायद हो सकता है 1 या 2 उसी के ऊपर किए है और आप जो आपके रिसोर्सेज है वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका भी काम है वो आसान हो जाता है कि आपको अगर कैप्सूल कोर्स के अंदर आप रजिस्टर हो रहे हैं तो सिर्फ आपका जो वीक एरिया है जो आपको लग रहा है जो मॉड्यूल आपको तंग कर रहा है उसी के लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। और एज ए इंस्टीट्यूशन हमारे लिए भी ये अच्छी बात होती है कि हमें सारे मॉड्यूल्स के लिए प्रिपरेशन नहीं करवाना पड़ता है, तो हमारे लिए भी वो रिसोर्सेज बच जाते हैं, आपके लिए भी वो रिसोर्सेज बच जाते हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि आपके जो 2 या 3 मॉड्यूल है जिसके अंदर आप कैसे भी करके जो रिक्वायर स्कोर है वो अचीव कर सकते हैं और शायद किया भी है आपने जब पास में एग्जाम दी थी तब। सिर्फ एक मॉड्यूल है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मॉड्यूल है जिसमें आपको ज़्यादा थोड़ी परेशानी होती है और आपको एक गुरु की ज़रूरत है, एक शिक्षक की ज़रूरत है जो आपको थोड़े से जो आपकी मिस्टेक है वीकनेस है थोड़ी सी उसको टटोल के उसको करेक्शन के माध्यम से आपका स्कोर इंप्रूव करे। कैप्सूल कोर्स है जहाँ पे मैं जल्दी से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा। मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है तो तनाव में आने की जरूरत नहीं है। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो शांति से एक बार देख लीजिए कि ये चीज़ बेसिकली है क्या और किस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। पहला मॉड्यूल है राइटिंग मॉड्यूल, जिसके अंदर ये सबसे पहले तो किसके लिए है ये बताया है, ये उन लोगों के लिए है जिसका मिनिमम लेवल B1 है, B1 प्लस है अभी। अब ये क्या है B1 या B1 प्लस, मैं थोड़ा सा क्विकली आपको बता दूं तो ये है कि आपकी एक लेवल तक तो राइटिंग अभी तो होनी चाहिए फिलहाल, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आपको अगर प्रिपेयर करनी है इंटरनेशनल लेवल पे तो कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज आपको होने चाहिए। तो वो यहाँ पे हमने लिखे हैं कि अगर आपको कैप्सूल राइटिंग करनी है तो मिनिमम अभी आपका B1 प्लस लेवल होना चाहिए। ये कैसे आपको पता चलेगा, आपको जब आप यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे या फिर हमें आप कमेंट में लिखकर बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसकी असेसमेंट हम पहले ही लेते हैं, असेसमेंट से हम क्लियर कर देते हैं आपका लेवल क्या है। जैसे ही B1 प्लस आपको लेवल क्लियर होता है अभी तो आप कैप्सूल कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि ये जो ड्यूरेशन है इसका ड्यूरेशन असाइनमेंट बेस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये डिपेंड करता है, ये बहुत डायनामिक नेचर है, बच्चे के ऊपर है कि वो कितना टाइम दे रहा है, कितने जल्दी ये ग्रास्प कर रहा है। तो इसीलिए हमने कुछ नंबर ऑफ असाइनमेंट्स डिजाइन किए हैं। वो असाइनमेंट्स आप
जैसे ही खत्म होते हैं आपका ड्यूरेशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अब चाहे आप 1 हफ्ते ले, 2 हफ्ते ले, 3 हफ्ते ले, आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे मैं क्विकली राइटिंग के अंदर आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें ये कैप्सूल कोर्स में मिलेगी। तो जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, इनिशियल असेसमेंट इसके अंदर आ जाएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी लेवल जो मिनिमम क्राइटेरिया में है वो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा जो है वो मास्टर क्लास राइटिंग में आपको सबसे पहले तो स्ट्रैटेजीज या मेथड्स बताई जाएगी। चाहे आपने पहले कहीं ना कहीं कोचिंग की है या फिर आप खुद से अपीयर कर रहे हैं, एक बार ये जो आपको मास्टर क्लास है आपको शायद हो सकता है रिवाइज्ड हो जाए, या फिर कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे नई मिल जाएगी, स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, सीक्वेंस मिल जाएगी, कौन कौन सी चीजें आपको करनी है, किस टाइप के ऐसे में, किस टाइप के ग्राफ में, वो सारी चीजें यहाँ पे वन शॉट में आपको मिल जाएगी। तीसरी चीज है यहाँ पे आपको एडवांस ग्रामर। ज्यादातर मिस्टेक, ज्यादातर दिक्कत यहीं पे आती है कि बच्चों ने जो लिख कर आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मगर टेक्निकली देखा जाए तो बाद में पता चलता है कि बहुत सारी जगह उन्होंने ट्राई किया है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए, मगर वो कहीं ना कहीं छोटी सी गड़बड़ी होने की वजह से पूरा सेंटेंस जो है वो आप उनका स्पॉइल हो जाता है। जैसे कि बच्चों के अंदर आमतौर पे ऐसे थॉट प्रिवेल है कि लंबे लंबे सेंटेंस आप डिजाइन करेंगे तो आपको ग्रामर वाले पैरामीटर में अच्छे बैंड स्कोर मिलेंगे। मान ले किसी ने 40 से 50 वर्ड्स की एक सेंटेंस डिजाइन की है, उसमें 4-5 कंजंक्शंस भी उन्होंने डाले हैं जो कि आते ही है नेचुरली, क्योंकि इतने लंबे क्लॉसेस आपने जोड़े हैं। एक भी कंजंक्शन अगर आपका गलत हो गया तो आपका जो पूरा सेंटेंस है, जो आपने मेहनत की है 40 वर्ड्स को सीक्वेंस करने के लिए, वो बर्बाद हो जाती है। आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, मगर सिर्फ एक छोटी गलती की वजह से आपकी जो मेहनत है वो पानी में हो जाता है। ये सारी चीजों की जो फोकसिंग है यही है एडवांस ग्रामर में, जो छोटी छोटी बारीकियां है, छोटी छोटी ग्राउंड लेवल पे जो मेहनत करनी है एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, वो यहाँ पे आपको समझाया जाता है। ये सारी चीजें बताने के बाद आपको 9 राइटिंग के असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जो हर असाइनमेंट के बाद उसके रिलेटेड फीडबैक सेशंस आपको दिए जाते हैं, जहां पे पर्सनली आपके साथ हमारे ट्रेनर्स जो कि सर्टिफाइड है कैम्ब्रिज के द्वारा 30 मिनट्स पर्सनली आपके साथ बैठकर आपको रिव्यू देंगे, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलती हुई है, जिसको ध्यान में रख के आप अगला ऐसे या ग्राफ या लेटर जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे करके आप 9 असाइनमेंट्स की सीरीज है जो यहाँ पे आप अटेम्प्ट करेंगे। आमतौर पे 9वां असाइनमेंट जो आपका होगा उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड बैंड स्कोर है वो जनरली आप अचीव कर लेते हैं, अगर आपने हर ऐसे के बाद उस चीज पे इंप्रूव की है जो आपको समझाया गया है। तो आइए अगले मॉड्यूल पे हम जाएंगे, रीडिंग। ये एक ऐसा मॉड्यूल है स्पेशली जब बात आती है एकेडमिक रीडिंग की, कि आपको लगता है कि आंसर सही है मगर वो गलत हो जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी और एग्जामिनर की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, या तो फिर आप ट्रैप में फंस जाते हैं। आपको लगता है कि आंसर ये सही है मल्टीपल चॉइस की अगर बात करें तो, मगर वो गलत ही निकलता है। ट्रू फॉल्स ऐसा है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। फाइन रीडिंग ऐसा है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। इन सारे दंदल की जो जड़ है उसको अगर पकड़नी है तो ये कैप्सूल कोर्स में आपको डिटेल में लेकर जाएंगे। इसके लिए भी क्राइटेरिया ये सेट किया गया है कि आपकी कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल जो है वो कुछ लेवल तक तो होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे है B1। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया असेसमेंट तो होगा ही होगा। उसके बाद आपको रीडिंग से जुड़ी हुए हमारे जो मास्टर क्लास है, जहाँ पे जैसे मैंने राइटिंग में बताया आपको स्ट्रैटेजी, सीक्वेंस, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर आपको करवाया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रबल शूटिंग की जाएगी। ट्रबल शूटिंग ये ऐसी चीज है जहां पे आपको मास्टर क्लास में स्ट्रैटेजीज तो बता दी, बट ऐसा कंफर्म नहीं है कि फिर भी आप सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन में सही जा रहे हैं। यहां पे ट्रबल शूटिंग में 1 या 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे निकल कर आएंगे जो कि आपको सबसे ज्यादा तंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको आप डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं, जहां पे आपकी जो वीक टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो यहां पे ट्रबल शूट होगी और उस पर वापस वर्कआउट करके क्या हम उसको कहां तक स्कोर ले सकते हैं वो बताया जाएगा। ये सारी चीजें करने के बाद आपको 9 असाइनमेंट्स इसके लिए भी दिए जाएंगे, सेक्शनल हो चाहे वो पूरा एक साथ रीडिंग है। हर सेक्शन के बाद आपको बैठकर एनालिसिस 1-on-1 होने वाली है। हर क्वेश्चन जो आपका गलत है, कहां पे आप मिस हुए हैं, वोकैबुलरी में मिस हुए हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर में मिस हुए हैं, ऑथर का भाव नहीं समझ पाए हैं, इमोशंस नहीं समझ पाए हैं, या फिर कहां पे
ऐसी जगह पे आप ट्रैक हो गए हैं जो कि दिखने में शब्द लग रहा है कि आंसर है, मगर वो बेसिकली आंसर नहीं है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे ढूंढनी है, एनालिसिस करनी है। यहाँ पे 1-on-1 ट्रेनर आपके साथ बैठेंगे, ये समझने के बाद नया सेक्शन जो है आप अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे करके आप 9 असाइनमेंट्स यहाँ पे भी अटेम्प्ट करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, आखिरी तक ये संभव है कि आपको जो रिक्वायरमेंट बैंड्स है आमतौर पे 6.5 और 7 आप रीच हो ही जाते हैं। तो ये है हमारा रीडिंग का कैप्सूल कोर्स। स्पीकिंग का जो हमारा कैप्सूल कोर्स है, इसके अंदर भी मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो B1+ बच्चों का चाहिए, जो हम एक छोटी सी असेसमेंट या फिर आपकी रिकॉर्डिंग है उसके थ्रू हम ले लेते हैं। इसके अंदर भी आपको मिलेगा कि कहां पे आप स्कोर कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर असेसमेंट। एक तो ये क्लियर हो जाएगा कि आप कहां पे वीक है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ज्यादातर बच्चों को यही नहीं पता होता है कि कौन से पैरामीटर पे स्पीकिंग चेक होता है ना। सिर्फ ज्यादातर यही पता है कि ग्रामर अच्छी होनी चाहिए भाई, सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए, लॉजिक होने चाहिए, बस यही पता है। मैं ये मानता हूं कि अगर सभी सही है तो फिर 9 में से 9 आने चाहिए, है ना। तो 6 बैंड या 7 बैंड या फिर 8 बैंड के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है, कितने पैरामीटर्स है, वो सारे चीजें यहाँ पे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पैरामीटर ये चेकिंग होती है। ये जनरल चेकिंग नहीं होती है, कुछ पैमाने उसके हैं, कुछ पैरामीटर्स है। उस पैरामीटर पे आइल्स की जो एग्जामिनर है वो आपकी जो स्पीकिंग है वो चेक करते हैं, जिसमें से एक पैरामीटर है प्रोनाउंसिएशन भी, जिसमें से एक पैरामीटर है लैक्सिकल रिसोर्सेज जो कि वोकैब हम मानते हैं, जिसमें से एक पैरामीटर है ग्रामर और एक पैरामीटर है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। आमतौर पे बच्चे ये दोनों से तो वाकिफ होते हैं कि ग्रामर और वोकैबुलरी तो अच्छी होनी ही चाहिए। गड़बड़ जहां पे होती है वो है कोहेरेंस में और प्रोनाउंसिएशन में। मैं मानता हूं प्रोनाउंसिएशन एक डार्क हॉर्स है, आपको यहां पे स्कोरिंग करने की अपॉर्चुनिटी है अगर आपकी जनरल क्लैरिटी आ रही है, मतलब कि सामने वाले को समझ में आ रहा है, आप जो भी बोल रहे हो वो इजीली एफर्टलेस आपको समझ पा रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में उतनी दिक्कत नहीं है अगर 6 बैंड की बात है। तो अगर 7 या फिर उससे ऊपर आप बैंड से देख रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन की कुछ फीचर्स है जो कि अगेन डिफाइन है, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि वर्ड स्ट्रेस आता है ना, सेंटेंस स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, ये कुछ 4-5 फीचर्स है जिसको सेपरेटली हम मॉड्यूल करते हैं। आपको आपकी जो वॉइस है उसको मॉड्यूलेशन करते हैं, पिचिंग आपकी करेक्ट करते हैं। हो सकता है आपकी जो पिचिंग में, इंग्लिश पिचिंग में आपकी जो रीजनल टोन है वो हावी हो रही है और वो नेचुरल है, उस पर ज्यादा वापस तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इसीलिए ट्रेनिंग के लिए आते हैं कि अगर वो गड़बड़ है, उतनी हावी हो रही है कि समझने वाले को दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे आपको वॉइस मॉड्यूलेशन से गुजारा जाएगा, जहां पे टेक्निकली आपकी वॉइस को थोड़े से हम मॉड्यूलेट करेंगे, थोड़े से ट्राई करेंगे करेक्ट करने के लिए, पिचिंग के लिए, जहां पे थोड़ा सा फोनेटिक्स की दुनिया भी हम आपको बताएंगे। साइकोलॉजिकल प्रेशर, स्पीकिंग की एग्जाम एक ऐसी है जहां पे अगर आपके सामने कोई एग्जामिनर है, आमतौर पे ऐसा होता है कि आपके सामने कोई अगर है और अगर आपको ये प्रैक्टिस नहीं है किसी के सामने खड़े रहकर कुछ बोलने की, तो प्रेशर बढ़ता है ना। और ये नेचुरल चीज है, ये किसी के लिए भी सही है। अगर आप वो प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स में नहीं आते हैं जिन्होंने कॉलेज टाइम में ज्यादातर पब्लिक स्पीकिंग की है, तो आपको आएगा, ये नेचुरल है। तो इससे कैसे डील किया जाए? जब आपके सामने एग्जामिनर आएगा पहली बार, जो कि बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है, उसने अपनी इंट्रोडक्शन में भी देखा है, तो वहीं पे आधे से ज्यादा स्टूडेंट प्रेशर में चले जाएंगे। तो कंटेंट की कमी नहीं है, ऐसा देखा गया है कि बच्चों को कंटेंट बहुत अच्छी आती है। वो क्लासरूम के बाहर, मतलब एग्जाम हॉल के बाहर, तो वो सेम टॉपिक पे बहुत अच्छा बोल लेता है, एग्जाम में वो नहीं बोल पा रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इंडिकेट समथिंग कि बच्चे को टेक्निकल प्रिपरेशन के अलावा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है कि प्रेशर में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, दशहरा के दिन घोड़ा दौड़ भी रहा है या नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्निकल प्रिपरेशन पे ध्यान ना रखते हुए साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेक श्योर करेगा प्रेशर के अंदर आप कैसे परफॉर्म करेंगे। और फाइनली आप जब थोड़े से प्रिपेयर हो जाएंगे, तब हम आपको कुछ प्लेटफॉर्म देंगे जहां पे कुछ प्रेशर भी आपके ऊपर दिया जाएगा
उस माहौल के अंदर आपको 12 जो स्पीकिंग के असाइनमेंट्स हैं वो परफॉर्म करने हैं, एक के बाद एक, जहां पे हर परफॉर्मेंस के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएट की जाएगी चारों पैरामीटर के ऊपर, जिसका इवैल्यूएशन अगेन जो भी हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर से वो करेंगे सेपरेटली। और हर स्पीकिंग असेसमेंट सेशन के बाद आपको रिव्यू दिया जाएगा कि कहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद आप नया स्पीकिंग सेशन जो है असाइनमेंट है वो अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे करके आप 12 असाइनमेंट्स स्पीकिंग के हमारे साथ करेंगे, जिसमें करीब करीब 7 घंटे आप बिताते हैं हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर के साथ वन ऑन वन। मैं यहाँ पे क्लास में 100-200 बच्चों के साथ एडवाइस देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वन ऑन वन सेशन विद द सर्टिफाइड ट्रेनर। 7 घंटे से अराउंड इज समथिंग ग्रेट आपके इंप्रूवमेंट के लिए। इसके अलावा लास्ट मॉड्यूल जो है वो है लिसनिंग। हालांकि लिसनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, मगर कुछ लोगों को फिर भी दिक्कत होती है, कभी कभी होती है टोन की वजह से। ब्रिटिश टोन होता है, अमेरिकन टोन होता है। इसके अंदर भी मिनिमम हमें क्राइटेरिया है कि B1 लेवल तो आपका अभी होना चाहिए, जिसके अंदर हम आपको सबसे पहले इनपुट सेशन पे फोकस करवाएंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज, जहां पे आपको कुछ आंसर्स करने हैं इनपुट को ध्यान में रखते हुए। इसके अंदर आपको रिपीटेशन वाला जो फंडा है, ये जो थियोरी है, रिपीटेशन मेक्स पर्सन अंडरस्टैंड सबकॉन्शियसली। जब तक आपको सबकॉन्शियसली आइडिया नहीं आता है टोन के बारे में, आप कॉन्शियसली इस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। रिपीटेशन आपके ऊपर, कुछ टेप्स ऐसी होगी, कुछ ऑडियोस ऐसी होगी आपके लेवल के हिसाब से, जहां पे आपको एक रूम के अंदर साइलेंट में फोकस करके, कंसंट्रेशन करके अगर रिपीटेशन पे रिपीटेशन सुनवाया जाए तो बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़े और उससे जुड़े हुए जो कॉन्वर्सेशन है वो समझ में आने शुरू हो जाए। थोड़ा सा रिगरस प्रोसेस है, बट ये आपको रिजल्ट देगा। इसके साथ यहाँ पे भी वही चीज है, साइकोलॉजिकल एंड शॉर्टकट ट्रिक्स यहाँ पे कुछ हम आपको बताएंगे। साइकोलॉजिकल बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशर मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है। लिसनिंग जब आप करते हो तो ऐसा संभव नहीं है कि आप सबसे दूर जाए और उसके बाद आप सुने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिस्टर्बेंस आना ये नेचुरल चीज है। आप घर में भी रहते हैं, क्लास में भी रहते हैं, मान ले नीचे से ट्रक जा रही है, आवाज कर रही है, तो दिस इज काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। तो साइकोलॉजिकली इसको कैसे हैंडल करना है, ये एक प्रेशर की तरह एक्ट करता है। आप लिस्निंग कर रहे हैं, बाजू वाले ने एक छींक खा ली तो भी प्रेशर ही है, आपका ध्यान वहां पे तो गया। जैसे ही ध्यान गया, 1 सेकंड का आंसर चला गया, आपको पता चला कि आंसर चला गया, आप आ गए प्रेशर में। कैसे मैनेज करेंगे ये प्रेशर को, इसकी ट्रेनिंग यहाँ पे थोड़ी सी भी मिल जाएगी। शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ी सी यहाँ पे है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है। कहीं कहीं आपको ऐसा होता है कि आंसर आपको समझ में आ गया है, आप बहुत लंबे चौड़े शब्दों में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, 3 वर्ड्स उसके आंसर में है, आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई शॉर्ट हैंड है, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स है, जहां पे आप सिर्फ 3 शब्द में किसी चीज के बारे में लिख पाए? मान ले पॉजिटिव टेक्नोलॉजी आंसर है ना, पॉजिटिव टेक्नोलॉजी इसका आंसर है, तो क्या आपके पास कुछ शॉर्ट हैंड है जिसके लिए आप पॉजिटिव टेक्नोलॉजी शॉर्ट में लिख पाए? ठीक है, हो सकता है 3 बड़े बड़े वर्ड लिखने के चक्कर में आपके अगले 2 आंसर लिसनिंग में निकल जाए। तो अंडरस्टैंड कि कहां कहां पे आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। आपको ये तो पता ही है कि ये सारे आंसर्स आपको बाद में ट्रांसफर करने हैं। अगर पेपर बेस्ड एग्जाम है तो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो ये सिर्फ आपको टाइप करना है। ठीक है, तो पेपर बेस्ड एग्जाम है तो लेटर ऑन ये स्पेलिंग आपको करेक्ट तो करने ही है, पॉजिटिव टेक्नोलॉजी, बट ये कब कर पाएंगे जब आपको उसकी फुल फॉर्म पता है। केस स्टडीज इसके पीछे हम आपको काफी सारे यहाँ पे करवाते हैं बच्चों को, जहां पे वापस उनको एक मौका मिलता है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। केस स्टडीज के अंदर काफी सारे हमारे जो लीडर्स हैं दुनिया के कोने कोने में से, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने स्पीच दी हुई है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो सारी एक जगह पे हमने कंपाइल करके लेवल के हिसाब से उसके अंदर से कुछ एक्सरसाइज हमने क्रिएट की है। हमारे ट्रेनर्स ने, हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स ने क्यूरेट किया है ऐसे जगहों से मटेरियल इकट्ठा करने की, जो आपको यहाँ पे काफी हद तक इंप्रूव करेगी। लास्टली ये सब करने के बाद आपको 12 असाइनमेंट्स दी जाएंगे एक के बाद एक, जहां पे सेम चीज रिपीट होगी। हर असाइनमेंट के बाद आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है कितने आंसर्स गलत है। जो भी आंसर गलत है, बैठ के ट्रेनर के साथ वन ऑन वन देखना है कि कहाँ पे आप मिस हुए हैं, किसके वजह से मिस हुए हैं,
क्या आपका दूसरा कोई आंसर वहां पे हो सकता था या नहीं हो सकता, ये सारी चीज यहाँ पे इसी को बोलते हैं एनालिसिस। के बाद आप नया सेशन अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे करते करते ये संभव है कि जब आप 12वां लिसनिंग अटेम्प्ट करेंगे तो कम से कम 35-36 से नीचे तो आप लाएंगे ही नहीं, अगर आपने 12 के 12 में प्रोसेस सही किए हैं तो ये है हमारा कैप्सूल कोर्स, जो कि इंडिविजुअल मॉड्यूल के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए तक दे रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने बताई गई है जो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी कि ड्यूरेशन क्या है ये कैप्सूल कोर्स का। तो असाइनमेंट बेस है, असाइनमेंट यहाँ पे हर जगह पे 9 असाइनमेंट 10 या 12 जो भी लिखा हुआ है वो आपका ड्यूरेशन है। कोर्स ट्रेनर्स जो कि सारे हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, किसके लिए है, आइल्स रिपीटर है या फिर जो सेल्फ लर्नर है, इन सब के लिए है। मेथड की बात करें तो साइंटिफिक एंड डेटा ड्रिवन, यूजुअली ये जो मैंने यहाँ पे आपको बात बताई, हर असाइनमेंट के बाद बैठकर एनालिसिस करनी है। बेसिकली दैट गिव्स अस डेटा जिससे हम कुछ आपको सजेस्ट कर पाए, ठीक है। मॉक टेस्ट तो हर रोज ही यहाँ पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर सैटरडे ही है, हर संडे ही है, ऐसा नहीं है। हर रोज मॉक टेस्ट यहाँ पे पॉसिबल होता है। जो भी स्टूडेंट लगता है कि ये प्रिपेयर है उसको मॉक टेस्ट देंगे और प्रेशर भी देंगे ताकि देख पाए कि प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा बेनिफिट्स देखे जाए कैप्सूल कोर्स के तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि डायग्नोसिस सही हो। सही अगर आपका एरिया ऑफ प्रॉब्लम अगर रेक्टिफाई नहीं होता है तो ट्रीटमेंट गलत होने की पूरी संभावना है। ध्यान रखिए आपका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है और सही डायग्नोसिस। पर्सनलाइज्ड अटेंशन यहाँ पे मिलेगा आपको, कोई क्लास चक्कर में नहीं है, 200 300 400 की क्लास में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 1-on-1 पर्सनलाइज सेशन होगा। तभी हम मेक श्योर कर पाएंगे कि आपको रिजल्ट मिले, बाजू वाले को भूल जाओ। और हर एक बच्चे की अलग टाइमिंग होती है, वो कब प्रिपेयर होगा, वो कब प्रिपेयर होगा, क्योंकि हर एक की एबिलिटी अलग है। टेक्निकल करेक्शन जैसे मैंने बताया कि काफी सारे मॉड्यूल्स, जैसे कि स्पीकिंग में वॉइस मॉड्यूलेशन मैंने बताया, ऐसे काफी सारे टेक्निकल करेक्शंस हमें करने हैं यहाँ पे, जो कि हम आपको ग्रासरूट लेवल पे लेके जाकर करने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ये आमतौर पे हर जो लीडर है, जो हर स्पोर्ट्समैन है या फिर एक्टर है, उनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी टाइम टेबल ऐसी होती है, उनका परफॉर्मेंस ऐसा होता है। अब ये आम आदमी के पास भी आने लगा है इस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस। अब हर कॉर्पोरेट्स के अंदर हर एकेडमिशियंस भी मानने लगा है। स्पेशली आप इसकी ट्रेनिंग सेपरेटली करेंगे तो ये मेक श्योर करेगा कि एग्जाम के दिन जो प्रिपेयर करके आए हैं वो आप परफॉर्म करें। जो आ रहा है जिसकी आपने प्रिपरेशन नहीं की है वो तो वैसे भी नहीं आने वाला, जिसकी प्रिपरेशन की है वो आपको वहां पर रिकॉल होनी चाहिए, ब्लैकआउट सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ये कब मेक श्योर होगा, जब आप प्रेशर तनाव के सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना, अगर वो आपको पता है तो। लेस ट्रेनिंग फीस, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आपको सिर्फ एक मॉड्यूल में दिक्कत हो रही है तो आप चारों मॉड्यूल के कोचिंग के लिए फीस पे क्यों करें। इससे दोनों जगह आप प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उसको भी चारों मॉड्यूल में आपको ट्रेनिंग दे रही है। याद रखिए 3 मॉड्यूल में आपको ऑलरेडी आ रहा है, तो ध्यान रखिए आइल्स कैप्सूल कोर्स, आइल्स 1 मॉड्यूल रिटेक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। भूले नहीं हमारी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करें हमारे वीडियोस को, ताकि जो भी अपडेट आपको हम देना चाहे वो आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।